हेलो एवरीवन, कैसे सब लोग। हम लोगों ने अब तक कंपनी के नेचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स में कई सारे केस स्टडीज डिस्कस कर ली है। आई गेस आप लोगों ने पुराने दोनों वीडियोस देख ली होगी। जब हम नेचर की बात कर रहे थे, हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे 3 केस स्टडीज कवर कर चुके हैं। सैलमन का केस हमने कवर किया था, ली एयर फार्मिंग का केस हमने कवर किया था, और साथ ही में हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग केस आरसी कूपर के बारे में भी पढ़ा था। अच्छा, हम अब तक जो नेचर में कवर कर चुके हैं कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स में, जिसमें हमने बात की थी कि कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी के बारे में हमने बात किया, जिसमें हमने 2 केसेस पढ़े थे। कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, ये हमने डिस्कस कर लिया था। साथ ही में हमने बोला था कि कंपनी सिटीजन नहीं होती है क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन है कंपनी, हाँ, लेकिन नेशनैलिटी जरूर कंपनी की होती है। अब हम नए फीचर्स के साथ आगे स्टार्ट करेंगे आज। लेट्स स्टार्ट विद द न्यू फीचर, दैट इज ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी। आपको याद होगा मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस होते हैं, जिसमें सोल प्रोप्राइटरशिप, अनलिमिटेड लायबिलिटी, मगर लॉस हुआ तो आपके घर बार भी बिक जाएंगे। पार्टनरशिप, अनलिमिटेड लायबिलिटी, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर जो कंपनी का हमें मिलता है, दैट इज ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी। इसका मतलब इसके ओनर्स, इसके मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस पे, बाकी अदरवाइज इन जनरल यहाँ पे लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। कैसे लिमिटेड होती है वो अभी समझते हैं। लेट्स सी। The privilege of limited liability for business debt is one of the principal advantage of doing business under the corporate form of organization. The company being a separate person is the owner of its assets and bound by its liabilities. That's why जो कंपनी है, कंपनी सेपरेट एंटिटी है, तो उस केस में यहाँ पे कंपनी अपनी असेट्स और लाइबिलिटीज के लिए कंपनी खुद जिम्मेदार होती है, उसके मेंबर्स जो हैं उसके असेट्स और लाइबिलिटीज के लिए जिम्मेदार नहीं होते हैं। अब जो कंपनी की लाइबिलिटी है, लिमिटेड लाइबिलिटी, इसको अपन 2 कैटेगरीज में सेग्रीगेट कर सकते हैं। नंबर 1 इज लिमिटेड बाय शेयर्स। अच्छा, अब लिमिटेड बाय शेयर का मतलब क्या होता है? से लेट्स अज्यूम मैं एक इन्वेस्टर हूँ और मैंने किसी कंपनी से, मान लो मैंने एयरटेल के शेयर्स परचेज किए। एयरटेल, मुझे लगा एयरटेल इज़ अ वेरी गुड कंपनी और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आई विल गेट अ हायर रिटर्न ऑन द शेयर्स ऑफ दिस कंपनी। तो मैंने क्या किया, इस कंपनी के 100 शेयर्स खरीदे ऑफ ₹100 ईच, ऑफ ₹100 ईच, फुल्ली पेड अप। मैंने फुल पेमेंट कर दिया, जब खरीदा था तभी पूरा का पूरा पेमेंट हो गया है। अभी ये शेयर्स पे कोई भी ड्यू नहीं है बाकी। तो अगर इस पे कोई भी ड्यू बाकी है ही नहीं, तो अगर कल को मान लो बाय चांस ये एयरटेल कंपनी जो है वो वाइंड अप में चली जाती है, इस कंपनी का लिक्विडेशन स्टार्ट हो जाता है, वाइंड अप में कंपनी चली जाती है, और इस कंपनी में पता चलता है कि हैवी लॉसेस हो गए हैं कंपनी को, तो क्या उस केस में जो इस कंपनी का लिक्विडेटर है वो मुझसे अब वो कॉम्पनसेशन करवाएगा? वो लॉसेस को गुड करने के लिए बोलेगा कि मिसेस सोनम जैन आप अपने असेट बेचो और बेच करके हमें पैसा दो? तो मैं तो एकदम हैरान परेशान हो जाऊंगी कि यार ये क्या नाटक है। मैं तो छोटी सी इन्वेस्टर थी और मैंने इतना सा तो अमाउंट लगाया था, कंपनी में अरबों खरबों के लॉस हैं। अगर मेरे को पर्सनली बियर करना पड़ गया तो मेरे घर वाले मुझे घर से बाहर निकाल देंगे कि और लगाओ शेयर्स में पैसे। तो ऑफकोर्स मेरी लायबिलिटी यहाँ पे क्या है, लिमिटेड बाय शेयर है। अगर ये शेयर फुल्ली पेड अप हो चुका है तो अब मेरी तरफ से कोई लायबिलिटी बाकी नहीं है। तो यहाँ पे नो लायबिलिटी लेफ्ट, नो लायबिलिटी लेफ्ट। इस केस में अभी 1 रुपए की भी लायबिलिटी बाकी नहीं है। वेयर एज अगर केस होता कि यहाँ पे 100 ईच है और ये होता 60 पेड अप, 60 पेड अप अगर होता, तो इन दैट केस मैं एज अ ओनर, एज अ मेंबर लाइबल होती सिर्फ और सिर्फ 40 रुपीज़ पर शेयर के लिए। तो मेरी जो लाइबिलिटी होती फॉर ₹40 पर शेयर ऑन हाउ मेनी शेयर्स, ऑफ कोर्स जितने शेयर मैंने सब्सक्राइब किए हैं, ऑन 100 शेयर्स। अब ये थोड़ी ना कि जितनी भी कंपनी के शेयर्स हो उस पर 40 रुपये पे करने पड़े, नो। जितने मैंने सब्सक्राइब किए हैं, आई हैव सब्सक्राइब ओनली 100 शेयर्स, तो 100 पे 40 रुपीज़ के हिसाब से ही मुझे पेमेंट करना पड़ेगा।
अगर कोई ड्यू बचा है तो इसको बोलते हैं शेयर्स लिमिटेड बाय, जो लाइबिलिटी जो है लिमिटेड बाय शेयर्स हैं। तो यहाँ पे जो होल्डर है उसकी लाइबिलिटी सिर्फ और सिर्फ अनपेड अमाउंट ऑन सब्सक्राइब शेयर्स ही होती हैं। तो इन द केस लाइबिलिटी इज लिमिटेड अप टू द अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर्स। कौन से वाले शेयर्स हैं ये? सब्सक्राइब्ड। ऑफ कोर्स जितने मैंने सब्सक्राइब किए हैं उतने ही होंगे। कंपनी के सारे शेयर्स के लिए मुझे अनपेड वैल्यू पे करने की कतई जिम्मेदारी नहीं होती है। एक और लिमिटेड लाइबिलिटी होती है और वो लाइबिलिटी होती थी लिमिटेड बाय गारंटी। देखिए लिमिटेड बाय गारंटी में क्या होता है कि यहाँ पे जो लाइबिलिटी का अमाउंट है वहाँ पे एक गारंटी अमाउंट फिक्स किया जाता है। तो बेसिकली इस केस में क्या किया जाएगा कि जो भी होल्डर है, होल्डर वो अनपेड वैल्यू तो पे करेगा, इम्प्लाइड सी बात है, अनपेड तो है ही, जो हम पहले पढ़ चुके, अनपेड वैल्यू ऑन शेयर्स सब्सक्राइब्ड, ये तो वो पे करेगा ही करेगा, प्लस साथ में जो भी गारंटी अमाउंट डिसाइड किया गया है, गारंटी अमाउंट भी वो पे करेगा। ये गारंटी अमाउंट आर्टिकल्स में लिखा होगा कि जो भी कंपनी के मेंबर बनेंगे वो इतना अमाउंट पे करेंगे अगर वाइंडिंग अप में लॉस होता है। ये गारंटी अमाउंट सिर्फ तभी पे किया जाता है जब कंपनी वाइंड अप में जाती है और कंपनी को लॉस होता है। तो ये गारंटी अमाउंट ओनली इन केस ऑफ लॉस ऑन वाइंडिंग अप। तो अगर कंपनी वाइंडिंग अप में गई और लॉस हुआ, असेट कम पड़ गई है, लाइबिलिटीज ज़्यादा हो गई है, तो ही उस केस में ये अमाउंट पे करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर कंपनी ऑन गोइंग है, चल रही है अच्छी भली, तो ये अमाउंट पे नहीं करना पड़ता है। तो लेट्स सी, इन दिस केस लाइबिलिटी इज लिमिटेड अप टू द अमाउंट गारंटीड टू बी पेड एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। तो ये होता है लिमिटेड बाय गारंटी। ठीक है, तो कंपनी की लाइबिलिटी आपको समझ में आ गई है। दो टाइप की लाइबिलिटी होती है, लिमिटेड में लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी। बट ऐसा नहीं है कि कंपनी के शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी हमेशा लिमिटेड ही होगी। कुछ एक्सेप्शनल केसेस में, कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में ये लाइबिलिटी क्या हो सकती है, अनलिमिटेड भी हो सकती है। तो ऐसे कौन कौन से हालात है, ऐसे कौन कौन सी कंडीशंस हैं जब ये लाइबिलिटी लिमिटेड की जगह अनलिमिटेड हो जाएगी? मतलब घर बार बिक जाएंगे, मतलब अभी आपने जितना पैसा इन्वेस्ट किया है वो तो डूबा जो डूबा, जितनी लाइबिलिटीज है उन सब के लिए आपको पर्सनल एसेट्स भी बेचनी पड़ सकती है। तो ऐसे कौन से हालात, ऐसे कौन से सर्कमस्टेंस हैं? तो लेट्स अंडरस्टैंड द एक्सेप्शंस। तो सबसे पहले हम एक्सेप्शन नंबर 1 पढ़ते हैं। देखो सुनो, आप लोगों ने अगर बचपन में कभी कोई बात पढ़ी हो कि कंपनी के मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होने चाहिए, ऐसा पढ़ा है कभी? पता है सबको? पूछूं कितने होने चाहिए, पता है प्राइवेट कंपनी में मिनिमम? हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, 2, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट, याद है आप लोगों को। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स और पब्लिक में मिनिमम 7 मेंबर्स। मिनिमम कितने होते हैं? 7 मेंबर्स होते हैं पब्लिक कंपनी में। तो अगर प्राइवेट कंपनी में 2 से कम चले जाएं और पब्लिक में 7 से कम चले जाएं और ऐसा 6 महीने तक कंटिन्यू रह जाए, तो जो मेंबर्स है ना उनकी लाइबिलिटी अब लिमिटेड की जगह क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड हो जाएगी। बहुत ही खतरनाक बात है ना भैया। जब कंपनीज एक्ट ने बोल रखा है कि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स होंगे और पब्लिक में मिनिमम 7 मेंबर्स होंगे, आपको समझ नहीं आती है बात? आप वायलेशन कर रहे हो, और वायलेशन भी 1 महीना 2 महीना 3 महीना नहीं, 6 महीने का वायलेशन चल रहा है। आपको 6 महीने में नहीं सूझी कि हम मेंबर्स की लिमिट वापस बढ़ा लें? तो नहीं सूझी तो कोई बात नहीं, अब रिजल्ट भुगतने के लिए रेडी रहो। तो डेफिनेटली अब यहाँ पे मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड से क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड। लिमिटेड से क्या हो गई है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो जाएगी। लेट्स सी व्हाट इज बीइंग गिवन। इफ एट एनी टाइम द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी इज रिड्यूस्ड, रिड्यूस किससे? इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी बिलो 7। तो बॉस पब्लिक कंपनी में 7 मेंबर्स होने चाहिए थे, है ना? ओके। और प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर्स होने चाहिए थे। तो जो होने चाहिए थे तो होने चाहिए थे ना। अब आप इतने होशियार हो रहे हो कि आपने क्या किया, ध्यान ही नहीं दिया इस प्रोविजन का, और आपकी इस लिमिट से मेंबर्स क्या चले गए हैं, बिलो चले गए हैं, बिलो। और वो भी छोटे मोटे पीरियड के लिए नहीं, कितने पीरियड के लिए, 6 मंथ्स, 6 महीने के लिए। तो इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी बिलो 2,
and the company carries on business for more than 6 months while the number of members is so reduced. तो आपके रिड्यूस हो चुके हैं, उसके बावजूद भी आप 6 महीने तक बिजनेस को कंटिन्यू किए जा रहे हो. तो every person who is a member of the company during that time that it so carries on business after those 6 months and is cognizant of the fact that it is carrying on business with less than 7 members or 2 members as the case may be, shall be severally liable for payment of whole debts. whole debts payment करने के लिए liable होगा वो person of the company contracted during that time and may be severally sued therefore. इसका मतलब liability क्या हो गई है? Unlimited हो गई है. तो आप मान लीजिए एक कंपनी एग्जाम्पल ले लेते हैं. लेट्स अज्यूम एक कंपनी है सीटी लिमिटेड, है ना. सीटी लिमिटेड नाम की कंपनी है. चिन्मय ट्रेडर्स लिमिटेड एक कंपनी थी. इस कंपनी में 2 मेंबर्स थे. एक तो थे चिन्मय सर ले लेते हैं ना, चिन्मय जैन, और दूसरी मैं थी सोनम जैन. अब मान लो चिन्मय सर ने मेंबरशिप छोड़ दी और मैं अकेली ही उस कंपनी की मेंबर रह गई. और मैं अपने पढ़ाने में इतनी बिजी थी, मुझे होश ही नहीं रहा कि मैं अकेली मेंबर हूँ इस कंपनी की और 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं. अब सीटी लिमिटेड में जो भी लाइबिलिटीज अराइज होंगी ना, वो सारी की सारी लाइबिलिटी मुझे खुद को पर्सनली भुगतनी पड़ेगी. इसके लिए मेरा बैंक बैलेंस जो है वो सीज कर लिया जाएगा, उससे पैसा विड्रॉल किया जाएगा, मेरी कार बेच दी जाएगी, मेरा मकान बेच दिया जाएगा, जो भी कुछ मेरा नाम पे है वो सब कुछ बिक सकता है लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए. तो इसका मतलब मेरी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? अभी अनलिमिटेड हो जाएगी. गॉट इट? बात समझ में आ गई? प्रोविजन पहला पॉइंट क्लियर है. तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स से अगर नीचे चली जाएगी और ऐसा 6 मंथ तक कंटिन्यू रहता है तो जो भी मेंबर्स बचे हुए हैं उनकी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? अनलिमिटेड हो जाएगी. सेकंड केस. अब सेकंड केस क्या है? अगर मान लो कंपनी इनकॉर्पोरेट ही हुई है अनलिमिटेड लाइबिलिटी से, कंपनी ने अपने मेमोरेंडम में डाला है कि मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, तो है ना, फिर तो क्या ही दिक्कत है, फिर तो बाय डिफॉल्ट अनलिमिटेड लाइबिलिटी है. पता ही है, इसमें तो कोई कन्वर्जन है नहीं. तो व्हेन द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड एज एन अनलिमिटेड कंपनी एज पर सेक्शन 3(2) क्लॉज सी ऑफ द एक्ट, तो एमओए में आपने ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है कि लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स शैल बी अनलिमिटेड. तो अनलिमिटेड है. ठीक है, सिंपल पॉइंट है. थर्डली, विद द कंपनी हैज बीन गॉट इनकॉर्पोरेटेड. अब देखो, इनकॉर्पोरेशन जब आप कराते हैं आरओसी के पास आपको इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स वगैरह देने पड़ते हैं. उसमें फॉल्स इंफॉर्मेशन दे दी आपने, तो क्या हो रहा है? इनकॉर्पोरेशन बाय फर्निशिंग एनी फॉल्स या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन या रिप्रेजेंटेशन और बाय सप्रेसिंग एनी मटेरियल फैक्ट. मैंने पहले बातें तो बड़ी बड़ी कर दी, मैं ये करूंगी वो करूंगी, जबकि मेरा इंटेंशन तो कुछ और ही था कंपनी बनाने का. मेरा इंटेंशन तो टैक्स एवेड करना था, मेरा इंटेंशन तो धोखा देना था, मेरा इंटेंशन तो ब्लैक को वाइट करना था. पता नहीं क्या क्या इंटेंशन के साथ मैंने कंपनी इनकॉर्पोरेट की थी. तो मैंने जो बताया था ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट करना मेरा कतई इंटेंशन नहीं था. मैंने फॉल्सिफाई किया इन्फॉर्मेशन को, मैंने सप्रेस किया फैक्ट्स को, मैलाफाइडली मैंने कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया. तो डेफिनेटली मेरी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होनी है. तो वेयर कंपनी हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड बाय फर्निशिंग फॉल्स या इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन या रिप्रेजेंटेशन और सप्रेशन एनी मटेरियल फैक्ट. देखो, एक तो होता है झूठ बोलना, एक होता है सच ना बताना. दोनों ही केसेस गलत होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे अज्यूम करो, आज मान लो आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा आपके घर में किसी ना किसी की शादी वगैरह अगर हुई हो, आपने देखी हो, तो लड़के वाले लड़की वाले दोनों अपने अपने बच्चों की ना ऐसे गुणगान गाते हैं, पूछो ही मत, है ना. से मान लो अगर लड़के की मम्मी है तो वो क्या बोलती है? मेरा बेटा ज्यादा शरीफ तो दुनिया में कोई नहीं मिलेगा, है ना. सुपारी तक तो नहीं खाता, चाय तक तो नहीं पीता. ओके, ये एक फैक्ट दिया गया. अच्छा, उन्होंने चाय तक भी नहीं पीता, मेरा बेटा तो बहुत शरीफ है. इसका मतलब ये हुआ कि वो क्या कर रही है? एक फैक्ट बता रही है कि चाय नहीं पीता. अच्छा, ये मान लो ये फैक्ट सच है एकदम, चाय नहीं पीता, लेकिन ना एक फैक्ट छुपा लिया. बोले चाय तो नहीं पीता लेकिन दारू चढ़ाता है, पैक चढ़ाता है एकदम मस्त, और एकदम टुल्लो करके घर पे आता है रात में. दैट वॉज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फैक्ट बट दैट वॉज कंसील्ड.
अब मम्मी जी ने ये तो बोल दिया कि भैया चाय नहीं पीता, लेकिन ये तो बताया नहीं कि चाय नहीं पीता तो क्या पीता है। तो इट मीन्स दिस इज कॉल्ड सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स। तो अगर आपने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नहीं बताए हैं तो फिर गलत बात, लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी। तो फिर आके वो बहू बोलेगी अच्छा मम्मी जी आपने बोला था ना, अब आप ही भुगतो, है ना। आगे देखते हैं। और इंफॉर्मेशन इन एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स और डिक्लेरेशन filed or made for incorporating such company or any fraudulent action, the tribunal may, on an application made to it, on being satisfied that the situation so warrants, direct that the liability of the members of such company shall be unlimited. Simple clear cut provision है कि whenever your company was being incorporated और incorporation से relevant में आपने कोई भी falsified information दी है, true facts conceal किया है, suppression of facts किया है, तो उस केस में मामला ट्रिब्यूनल के पास पहुंचा। ट्रिब्यूनल के पास एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, कंपनीज एक्ट के मामले ट्रिब्यूनल के पास जाते हैं। तो एनसीएलटी के पास जब मामला पहुंचा तो एनसीएलटी ने बोला बॉस यहाँ पे गड़बड़ की है, तो लाइबिलिटी क्या होगी, अभी अनलिमिटेड हो जाएगी। तो जो भी लाइबिलिटीज यहाँ पे अराइज हो रही हैं उन सारी लाइबिलिटीज को मेंबर्स पर्सनली पे करेंगे, जो भी यहाँ पे इन्वॉल्व है फॉल्सिफिकेशन में। फाइन, क्लियर। चलिए नेक्स्ट एक्सेप्शन पढ़ते हैं। वेयर वाइंडिंग अप में आपने कुछ लोचा कर दिया, तो क्या कर रहे हैं, इन कोर्स ऑफ वाइंडिंग अप इट अपीयर्स दैट एनी बिजनेस ऑफ द कंपनी हैज बीन कैरिड ऑन विद द इंटेंट टू डिफ्रॉड क्रेडिटर्स। मतलब क्रेडिटर्स को धोखा देने के लिए आपने क्या किया, असेट गायब कर दी ताकि क्रेडिटर्स को पेमेंट ना करना पड़े, है ना। मेंबर्स ने, ओनर्स ने क्या किया, असेट को सेट असाइड कर दिया, कम वैल्यू पे किसी और को दे दी, कुछ भी कर सकते हैं, ऑफ द कंपनी or any other person or for any fraudulent purpose. The tribunal may declare the person who were knowingly parties to the carrying on the business in the manner aforesaid. तो जिन जिन को इस fraudulent activity के बारे में पता है, जो जो participant हैं इस fraudulent activity के, वो सब के सब लोग क्या होंगे, personally liable। देखो ये नहीं कि सारे के सारे personally liable हो जाएंगे, जो जो involved हैं वो personally liable होंगे, जो इन्वॉल्व नहीं है वो पर्सनली लाइबल नहीं होंगे। अब एयरटेल के कुछ सेलेक्टेड मेंबर्स ने कुछ कांड किया, अब मुझे थोड़ा ना पता था उन्होंने कांड कर दिया, तो वो जिम्मेदार है, मैं नहीं होंगी जिम्मेदार। तो जो जो लोग इन सब कांड में इन्वॉल्व हैं वो सब के सब जिम्मेदार माने जाएंगे। विदाउट लिमिटेशन ऑफ लाइबिलिटी फॉर ऑल और एनी ऑफ द डेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी। तो कंपनी की जो भी डेट्स एंड लाइबिलिटीज हैं उन सब के लिए उनकी जिम्मेदारी बनेगी। ठीक है, पहला केस क्या था, नंबर ऑफ मेंबर्स रिड्यूस हो गए प्रेस्क्राइब लिमिट से। सेकेंड केस, कंपनी इनकॉर्पोरेट ही अनलिमिटेड लाइबिलिटी से हुई है। कंपनी के इनकॉर्पोरेशन में फॉल्सिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, वाइंडिंग अप पे पता चल रहा है क्रेडिटर्स को धोखा देने के लिए असेट वसेट आपने ठिकाने लगा दिए हैं, तो जो जो लोग यहाँ पे इन्वॉल्व हैं सब के सब जाएंगे काम से। नेक्स्ट, अब ऑफर डॉक्यूमेंट आप देते हैं शेयर सब्सक्रिप्शन के लिए, प्रोस्पेक्टस इशू करती है कंपनी, आओ आओ हमारी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करो, हम ये हम वो फलाना ढिमकाना आपने बढ़ाइयाँ करती हैं, हम भी यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, ये प्रोजेक्ट है, ये रिटर्न देंगे, ऐसा क्या बोलते हैं उसको, प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस में झूठी झूठी बातें डाल दी, उसमें गलत गलत इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो। प्रोस्पेक्टस में आप ऑब्जेक्ट डाल रहे थे कि ये, और इन्वेस्ट कर दिया कहीं और, पर्सनली उस पैसे को यूज करना स्टार्ट कर दिया, कुछ भी उल्टे पुल्टे आपने काम किए हैं, तो कैन जाओगे यहाँ पे काम से। Where it is proved that prospectus has been issued with intent to defraud the applicants for the securities of a company and for any other person or for any fraudulent purposes. Every person who was a director at the time of issue of prospectus or who has been named as director in the prospectus, or every person who has authorized the issue of prospectus, or every promoter or a person referred to an expert इन द प्रोस्पेक्टस, जो भी यहाँ पे प्रोस्पेक्टस से जुड़े हुए लोग हैं, डायरेक्टर्स हो गए, प्रमोटर्स हो गए, या जो भी एक्सपर्ट्स हैं जिनका भी नाम लिखा हुआ है प्रोस्पेक्टस में, वो सब के सब शैल बी पर्सनली रेस्पॉन्सिबल विदाउट एनी लिमिटेशन ऑफ लाइबिलिटी फॉर ऑल और एनी ऑफ द लॉसेज और डैमेजेस दैट मे हैव बीन इनकर्ड बाय एनी पर्सन हु सब्सक्राइब टू द सिक्योरिटीज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो आज मान लीजिए कंपनी ने झूठ बोला और मैंने कंपनी की प्रोस्पेक्टस की बातों में आके इन्वेस्ट कर दिया, मुझे लॉस हो गया, तो डेफिनेटली वो लोग पर्सनली लायबल माने जाएंगे और मेरा जितना भी लॉस है उनको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। तो फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या हुआ इन रिगार्ड ऑफ प्रोस्पेक्टस। नेक्स्ट बढ़ते हैं सिक्स्थ पॉइंट पे। दिस इज इन रिगार्ड ऑफ डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स हमारा एक चैप्टर है सेपरेटली। तो कंपनी जो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती है सेक्शन 73 के अंदर,
तो वहाँ पे या 76, 73 अगर आप मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हो, 76 पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हो, उनमें आपने कोई भी गड़बड़ किया हुआ है, और 74 सेक्शन 74 है, वहाँ पे भी आपको बोला गया है, टाइम मैनर बताया गया है कि कितने पीरियड के अंदर आपको डिपॉजिट का पैसा रिटर्न करना है, आरओसी को इंटीमेशन देना है। उसमें अगर कोई डिफॉल्ट आपने किया हुआ है तो देखें, वेयर कंपनी फेल्स टू रीपे द डिपॉजिट्स और पार्ट देयर ऑफ और एनी इंटरेस्ट देयर ऑन, तो डिपॉजिट्स का टाइमली पेमेंट नहीं करते हो, referred to in section 74 within the time specified or such further time as may be allowed by the tribunal, and it is proved that the deposit had been accepted with intent to defraud the depositors or any fraudulent purposes। देखिए सेक्शन 74 के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो डिपॉजिट चैप्टर में ही आपको समझ में आ पाएगी। बेसिकली 74 सेक्शन जो बोलता है ना, वो किसके रिगार्डिंग में बोलता है कि अगर आपने ये एक्ट से पहले के कोई डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रखे हैं, इस एक्ट से पहले के कोई डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रखे हैं, क्योंकि ये एक्ट थोड़ा स्ट्रिक्टर है, कंपनीज एक्ट 2013, उससे पहले कंपनीज एक्ट 1956 में अगर आपने कोई डिपॉजिट एक्सेप्ट किए थे तो आपको उनको आरओसी को इंटीमेट करना पड़ता है और एक प्रेस्क्राइब टाइम में रिफंड करना पड़ता है। तो अगर उसमें अगर आप डिफॉल्ट कर रहे हैं तो सेक्शन 74 का नॉन कंप्लाइंस आप कर रहे हैं, तो जो भी लोग यहाँ पे इन्वॉल्व हैं उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है। तो डिफ्रॉड किया डिपॉजिटर्स के साथ और एनी फ्रॉडुलेंट पर्पस, एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ सच डिपॉजिट शेल without prejudice to other liabilities also be personally responsible without any limitation of liability। देखो without any limitation of liability मतलब unlimited liability के लिए वो liable होगा for all or any of the losses or damages that may have been incurred to the depositors, all losses या any of the losses। तो आपने जो गलती की उसकी वजह से डिपॉजिटर्स को जो भी नुकसान हो रहा है उन सारे के सारे नुकसान के कॉम्पनसेशन के लिए पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी है। इट मीन जितनी लायबिलिटी अराइज हो सकती है, जितने भी आपको पेमेंट करने पड़ेंगे सब पर्सनल साइड से पेमेंट करने पड़ जाएंगे। तो दिस इज व्हाट अबाउट डिपॉजिटर्स। तो डिपॉजिटर्स को डिफॉल्ट किया, पेमेंट में कोई डिफॉल्ट किया तो डेफिनेटली आपकी लायबिलिटी अराइज होगी ही होगी। गॉट इट। अच्छा, कुछ बच्चों को लगता है मैम ऐसी लैंग्वेज एग्जाम में कैसे याद रहेगी। मैं एक आपको चीज़ क्लैरिफाई कर दूं, इट इज़ एब्सोल्युटली नॉट रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द लैंग्वेज डिट्टो सेम टू सेम एज बीइंग रिकॉर्डेड ओवर हियर। आप सिर्फ कंटेंट को समझिए, उसके बाद ओन लैंग्वेज में यू कैन फ्रेम इट। रट्टा नहीं मारना है आप लोगों को, आपको सिर्फ अंडरस्टैंड करना है। जैसे आपने अंडरस्टैंड किया, प्रोस्पेक्टस इशू किया, उसमें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी, तो जिन जिन सब्सक्राइबर्स को नुकसान हुआ उनको कॉम्पनसेट करने के लिए आपको अनलिमिटेड लायबिलिटी पे करनी पड़ सकती है। तो ये आपने कंसेप्ट अंडरस्टैंड किया, उसको आपको जैसे अपनी ओन लैंग्वेज में रिकॉर्ड करना, यू कैन रिकॉर्ड इट। इट इज़ एब्सोल्युटली नॉट रिक्वायर्ड कि आप एकदम वर्ड टू वर्ड, स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट रट्टा मार के और फिर उसको लैंग्वेज रिकॉर्ड करेंगे। दैट इज डेफिनेटली नॉट रिक्वायर्ड। और आपके इंटरप्रिटेशन के लिए मैंने यहाँ पे प्रॉपर लैंग्वेज डाल दी है। मैं वर्ड टू वर्ड यहाँ पे रीड भी इसलिए करती हूँ ताकि आप लोगों को फ्यूचर में कभी रीड करो तो ये नहीं लगे यार ये क्या लिखा हुआ है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग भी एब्सोल्युटली क्लियर हो जाएगी इस रिगार्ड में। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग लैंग्वेज भी टाइम टू टाइम पढ़ते रहें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा लायबिलिटी वाला क्लॉज है वो क्या बोलता है, वेयर द रिपोर्ट मेड बाय एन इंस्पेक्टर states that fraud has taken place in the company due to such fraud any director। देखिए क्या होता है, कंपनी में कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हुई है, उसकी वजह से आरओसी ने कोई इंस्पेक्टर अपॉइंट किया हुआ है, तो उन्होंने रिपोर्टिंग करके दे दी कि हाँ कंपनी ने कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी कर दी है, कंपनी में फ्रॉड हो गया है, उनकी रिपोर्ट में आ गया है। तो इसलिए अब जो जो यहाँ पे लोग इन्वॉल्व हैं उस फ्रॉड में, उन सबकी लायबिलिटी अनलिमिटेड लायबिलिटी हो गई। तो व्हाट इट सेज, any director, KMP या officer of the company or any other person या entity has taken undue advantage या benefit। तो जिसने भी undue advantage लिया है, जिसने भी undue benefit लिया है, whether in the form of any asset, property, cash or any other manner, the central government may file an application before the tribunal for appropriate orders with regard to disgorgement of such asset। देखिए एक टर्म यहाँ पे यूज किया गया है disgorged। disgorged का मतलब होता है, आज मैंने आपकी कोई चीज ले ली
तो वो चीज़ मुझसे वापस से रिटर्न मंगाया जा रहा है। ये कोई पनिशमेंट नहीं होता डिसगॉर्समेंट, ये तो होता है रिटर्न करना, रिटर्न ऑफ अनड्यू एडवांटेज। तो अगर कोई भी अनड्यू एडवांटेज आपने उठाया है किसी से, उसको वापस लौटा दो। जैसे मैंने आपकी कार ले ली तो अब मैं कार लौटा दूँ वापस से, दिस इज कॉल्ड डिसगॉर्समेंट ऑफ सच असेट, प्रॉपर्टी या कैश, एंड ऑल्सो फॉर होल्डिंग सच डायरेक्टर, केएमपी ऑफिसर और एनी अदर पर्सन पर्सनली लाइबल विदाउट एनी लिमिटेशन ऑफ लाइबिलिटी। तो अगर कंपनी का कोई भी डायरेक्टर ऑफिसर कंपनी की असेट्स के साथ कुछ भी धोखाधड़ी करता है, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करता है, उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट ट्राइब्यूनल के पास जाएगी, बोले ऑर्डर इशू करो कि इन्होंने जो जो अनड्यू एडवांटेज लिया वो रिटर्न करें, और साथ ही में उसकी वजह से किसी को लाइबिलिटी अराइज हो रही है तो लाइबिलिटी के लिए पर्सनली लाइबल रहेंगे, अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहेगी। तो ये हमारे टोटल 7 जो है हमने एक्सेप्शंस पढ़ लिए हैं, जिसमें लाइबिलिटी क्या हो सकती है, अनलिमिटेड हो सकती है। एक बार फटाफट से रिकैप करते हैं कौन कौन से 7 केसेस हैं जहाँ पे लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी। नंबर 1 केस जहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर्स रिड्यूस हो गए हैं 6 मंथ्स कंटिन्यू। दूसरा केस अनलिमिटेड लाइबिलिटी के साथ ही कंपनी इनकॉर्पोरेट की गई थी। नंबर 3 इनकॉर्पोरेशन में फ्रॉडुलेंटली इंफॉर्मेशन दी थी, वाइंडिंग अप पे पता चला क्रेडिटर्स के साथ डिफ्रॉड किया है। देन पता चला डिपॉजिटर्स जो हैं उनके साथ आपने कोई भी डिफॉल्ट किया, डिपॉजिटर्स को टाइमली रिपेमेंट नहीं किया, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी उनके साथ कर रहे हो, या फिर कंपनी में इंस्पेक्टर्स अपॉइंट हो गए हैं, उन्होंने बोला कि कंपनी के डायरेक्टर्स के एमपीज ऑफिसर जो हैं वो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में इंडल्ज हैं, कंपनी की प्रॉपर्टीज का अनड्यू एडवांटेज उन्होंने उठाया है, तो वो रिटर्न करने के लिए भी बोला जा सकता है, और साथ ही में अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी हो सकती है। आई गेस ये एक्सेप्शन समझ में आ गए हैं आप लोग को। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, छोटा सा टॉपिक है, दैट इज व्हाट, परपेचुअल सक्सेशन। देखो कंपनी का नाम हो और ये टर्म ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। परपेचुअल, ऑनगोइंग, चलता जाएगा चलता जाएगा। एक स्टेटमेंट हमेशा कंपनी के लिए बोला जाता है, मेंबर्स में कम मेंबर्स में गो, कंपनी गोज फॉरएवर फॉरएवर फॉरएवर। देखिए मेंबर्स के आने जाने से कतई कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बहुत सारी कंपनीज आपने देखी होंगी। सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है वो रिलायंस कंपनी है। रिलायंस को बनाया था धीरू भाई अंबानी ने, और उनके बाद भी रिलायंस चलती जा रही है। बहुत सारे लोग कंपनी के मेंबर्स बनते हैं, रिलायंस से कभी शेयर खरीदते हैं, कभी बेच देते हैं, खरीदते हैं बेच देते हैं, लेकिन फिर भी कंपनी ऑन गोइंग फॉरएवर जाती जा रही है ना। इससे क्या फ़ायदा? देखो कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं, और साथ ही में कंपनी के कैपिटल पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि आज मैं नहीं तो दूसरा पर्सन शेयर होल्डर बन जाएगा। अल्टीमेटली कंपनी के कैपिटल को रिफंड नहीं किया जा रहा है ना। नहीं तो नॉर्मल पार्टनरशिप में क्या होता है, जो पार्टनर जा रहा है अपना पैसा निकाल के जाता है, पार्टनरशिप को बर्बाद करके जाता है ना। कंपनी का मेंबर ऐसा करता ही नहीं है, उसको जाना है शेयर बेच दे किसी और को, बेच के निकल जाएगा। सो सिंपल, वेरी इजी इक्वल। लेट्स सी, एन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी नेवर डाइज। हाँ वाइंडिंग अप करोगे तो बात अलग है, बाकी अदरवाइज नॉर्मली डाई नहीं होती है, एक्सेप्ट व्हेन इट इज बाउंड अप एज पर द लॉ। किसी भी इवेंट से कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। वाइंडिंग अप ही एक लौता एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू कंपनी का दी एंड किया जाता है। अ कंपनी बीइंग अ सेपरेट लीगल पर्सन इज अनअफेक्टेड बाय डेथ और डिपार्चर ऑफ एनी मेंबर and it remains the same entity despite total change in the membership. Perpetual succession means that the membership of the company may keep changing from time to time, but that shall not affect its continuity. That shall not affect its continuity. कंपनी का continuity ongoing चलता जाएगा चलता ही जाएगा, है ना। Professor LCB Gower rightly mentions members may come and go but the company goes on forever. कभी कभी डायरेक्टली एक स्टेटमेंट आता है members may come and go, company goes forever, comment परपेचुअल सक्सेशन का पॉइंट डालना होता है, 4 मार्क्स का छोटा सा क्वेश्चन आता है। ड्यूरिंग द वॉर all the members of one private company while in general meeting were killed by a bomb. एक प्राइवेट कंपनी थी, उसकी जनरल मीटिंग हो रही थी, सारे के सारे मेंबर्स प्रेजेंट थे और वहां पे बॉम्ब ब्लास्ट हो गए, सब के सब एक साथ धा मर गए। तो कंपनी मरी क्या? कंपनी मरी
नहीं, कंपनी नहीं मरेगी, बट द कंपनी सर्वाइव्ड, क्योंकि फिजिकल हमारे जैसे चलती उठती थोड़ी ना है कि बॉम्ब ब्लास्ट हम मर जाएगी, नो वेज। नॉट इवन अ हाइड्रोजन बॉम्ब कुड हैव डिस्ट्रॉयड इट। कोई भी दुनिया की ताकत कंपनी को बंद नहीं कर सकती जब तक कि कंपनी खुद अपना वाइंडिंग अप नहीं करवाती। जब तक कि वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग्स में नहीं जाओगे तब तक कंपनी का एग्जिस्टेंस ऑनगोइंग चलता ही जाएगा, सालों साल लगातार। कोई एज नहीं है, 10,000 साल, 50,000 साल, कितने भी साल हो सकती है कंपनी की एज। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन एट ऑल। गॉट इट? दिस इज व्हाट परपेचुअल सक्सेशन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं, दैट इज ऑफ सेपरेट प्रॉपर्टी। देखो अब जितने भी पॉइंट्स निकल के आए वो सब के सब किस पे डिपेंड करते हैं? सेपरेट एंटिटी पे। जब कंपनी सेपरेट है तो कंपनी का सब कुछ ही सेपरेट हुआ ना, तो प्रॉपर्टी भी सेपरेट है, असेट भी सेपरेट है, लायबिलिटी भी सेपरेट, सब कुछ सेपरेट है। कंपनी के असेट पे सिर्फ कंपनी का ही हक होता है, कंपनी के मेंबर्स और ओनर्स का हक नहीं होता है। अब आप सोच रहे हैं ऐसे कैसे मैम, ओनरशिप है, शेयर होल्डर्स है, पैसा लगाया है तो उन्हीं को तो मिलेगी असेट? ऐसा नहीं होता। जब कंपनी वाइंड अप होती है तो लिक्विडेटर अपॉइंट होता है, फिर लिक्विडेटर सिक्वेंशियल वाइज सबको पेमेंट करना स्टार्ट करता है, और फिर अगर कुछ बचे तो मेंबर्स को मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता। इट मीन्स डायरेक्टली आप ये नहीं बोल सकते मैंने पैसा लगाया मैं इतने रुपए के असेट निकाल के ले जाती हूँ, नो यू कांट डू दैट। ओके, अ कंपनी बीइंग अ लीगल पर्सन एंड एंटायरली डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स is capable of owning, enjoying and disposing of property of its own name। तो कंपनी की खुद के नाम पे कंपनी की असेट होती है, कंपनी अपनी असेट खुद ही एंजॉय करती है। द कंपनी इज द रियल पर्सन in which all its property is vested and by which it is controlled, managed and disposed of। तो यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी है वो कंपनी खुद ही डिस्पोज ऑफ करेगी, कंपनी खुद अपने नाम पे खरीदती है, खुद ही बेचती है, सब कुछ कंपनी के नाम से होता है, कंपनी के ओनर्स एंड मेंबर्स के नाम पे नहीं होता है। अच्छा, अब इसमें केस क्या बोला है? मिसेस बच्चा एफ गुजादर वर्सेस द कमिश्नर ऑफ द इनकम टैक्स। देखो इस केस में क्या हुआ था, बहुत बड़ा लीडिंग केस तो नहीं था, तो जनरल है इसलिए जनरली ही इसको समझा देती हूँ आप लोग को। इस केस में क्या हुआ था बेसिकली कि देखो एक एग्रीकल्चरल कंपनी थी, और एग्रीकल्चरल कंपनी वो भी टी की कंपनी थी, तो उसको सेमी एग्रीकल्चरल माना जाता है। तो वहाँ पे इनकम टैक्स की रिबेट मिलती है, जैसे नॉर्मल एग्रीकल्चरल कंपनी है तो उसमें 100% रिबेट मिलती है, लेकिन सेमी थी इसलिए यहाँ पे 60% रिबेट मिलती है। तो ये कंपनी की रिबेट है, कंपनी की एसेट है, कंपनी का सब कुछ है, इनकम कंपनी का है तो कंपनी का ही है ये सब कुछ। अब जो इनकम हुई उससे डिविडेंड अगर होल्डर को मिला तो होल्डर को जो डिविडेंड मिल रहा है वो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है आपका, क्योंकि वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कंपनी ने की थी, आपने नहीं की थी, है ना। अगर मान लो एक कंपनी और एक कंपनी का मेंबर है, तो जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी की थी वो किसने की थी? कंपनी ने, कंपनी के नाम पे हुई थी वो एक्टिविटी, तो वो रिबेट भी किसको मिलेगी? वो रिबेट भी किसको मिलेगी? कंपनी को ही मिलेगी। तो उसके मेंबर्स को एज सच कोई रिबेट नहीं दी जाएगी, क्योंकि कंपनी के एसेट, कंपनी के बेनिफिट्स कंपनी के होते हैं, मेंबर्स के नहीं होते हैं। देखो द सुप्रीम कोर्ट इन दिस केस हेल्ड दैट दो द इनकम of tea company is entitled to be exempted from income tax up to 60%, being partly agricultural. The same income when received by a shareholder in the form of dividend cannot be regarded as agricultural income from the assessment of income tax। तो इनकम टैक्स के लिए कंपनी अलग एंटिटी है और कंपनी के मेंबर्स अलग एंटिटी हैं, दोनों को अलग अलग मानते हैं, इसलिए उनकी असेट्स अलग अलग ही कैलकुलेट की जाती है, इनकम्स अलग अलग कैलकुलेट की जाती है। इट वॉज ऑल्सो ऑब्जर्व बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट शेयरहोल्डर डज नॉट, as is erroneously believed by some people, become the part of the owner of the company or its property। तो जो शेयर होल्डर्स है वो कंपनी की प्रॉपर्टी के मालिक नहीं होते हैं, जो कई बार लोग गलती सोच लेते हैं, उनके दिमाग में मिथ्स होते हैं बहुत सारे। इट इज ओनली गिवन सर्टेन राइट्स बाय द लॉ, दैट इज टू रिसीव नोटिस ऑफ और टू अटेंड और वोट एट द मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स। तो उनको सिर्फ थोड़े बहुत राइट है कि हाँ ठीक है तुम डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, मीटिंग अटेंड कर सकते हो। तो इसका मतलब ये मत सोच लेना कि तुम ही ओनर हो और तुम्हारी असेट्स सारी, गलत फहमी में बिल्कुल मत रहना। The court refused
to identify the shareholders with the company and reiterated the distinct personality of the company। तो हर बार यहाँ पे ये प्रूफ होता जा रहा है कि कंपनी सेपरेट एंटिटी है। तो जब कंपनी सेपरेट तो उसके एसेट सेपरेट, सब कुछ सेपरेट है। ओनर्स और कंपनी को दोनों को मिक्स करके बिल्कुल नहीं देखना है। गॉट इट? यहाँ तक ये पॉइंट समझ में आ गए। अभी कौन कौन से पॉइंट कर लिए? लिमिटेड लायबिलिटी, परपेचुअल सक्सेशन एंड सेपरेट प्रॉपर्टी। तो आज के लिए इतना इनफ है, बाकी रेस्ट ऑफ द फीचर्स के साथ हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।